दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त जो खेल चल रहा है वो इतना बड़ा है कि अगर इसकी भनक आपको आज लग गई तो समझ लीजिए आने वाले साल की पूरी राजनीति आप आज ही समझ जाएंगे। क्योंकि अनर खान एक ऐसी पटकथा लिखी जा रही है जो यूपी की सत्ता का चेहरा बदल सकती है। और वो पटकथा क्या है? और पटकथा ये है कि उत्तर प्रदेश को एक ओबीसी मुख्यमंत्री मिलने की तैयारी चल रही है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, नोट कर लीजिए इस बात को, चाहे चुनाव से पहले हो या चुनाव के बाद, लेकिन यूपी की राजनीति अभी ओबीसी चेहरे की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, हम नहीं कह रहे, ये बात इसके पीछे पूरा गणित है, पूरा पावर गेम है, यूपी सोशल इंजीनियरिंग है। और आज आपको वही अंदर की कहानी समझाएंगे जो अभी टीवी डिबेट में नहीं दिख रही, जो अखबारों की हेडलाइन नहीं बनी, लेकिन सत्ता के गलियारों में सबसे ज्यादा उसी की चर्चा हो रही है। क्योंकि सवाल बहुत बड़ा है दोस्तों, जब आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, पूरा सिस्टम उनके इर्द गिर्द घूमता है, हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं, तो फिर अचानक ओबीसी सीएम की चर्चा क्यों शुरू हुई? वो तो आखिर बीजेपी को ऐसी जरूरत क्यों महसूस हो रही है? और अगर बीजेपी ऐसा सोच भी रही है तो क्या ये माना जाए कि पार्टी को अब खतरे की घंटी सुनाई देने लगी है? दोस्तों देखिए, राजनीति सिर्फ भाषणों से नहीं चलती है, राजनीति चलती है वोट के गणित से। और यूपी में सबसे बड़ा वोट गणित क्या है? वो है ओबीसी। यही वो वर्ग है दोस्तों जो किसी को राजा बनाता है, और यही वो वर्ग है दोस्तों जो किसी की सत्ता भी छीन लेता है। बीजेपी को भी दोस्तों ये बात बहुत अच्छे से पता है। 1991 में पहली बार बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में सत्ता का स्वाद चखा था। उस दौर में राम मंदिर आंदोलन की लहर थी, लेकिन उसके बाद एक और फैक्टर था, पिछड़े वर्ग का जुड़ना। कल्याण सिंह उस समय बीजेपी का सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा बनकर उभरे थे। और बीजेपी ने पहली बार समझा कि सिर्फ हिंदुत्व से सत्ता नहीं टिकती, सामाजिक प्रतिनिधित्व भी बहुत जरूरी होता है। दोस्तों फिर वक्त बदला, 2014 आया और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। बीजेपी ने पहली बार इतने बड़े स्तर पर ओबीसी राजनीति को केंद्र में रखा और यूपी में केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। मैसेज बिल्कुल साफ था बीजेपी का। बीजेपी अब सिर्फ अगड़ों की पार्टी नहीं रही। और फिर जो 27 में जो हुआ वो इतिहास था। बीजेपी 312 सीटें जीत गई, विपक्ष साफ हो गया। लेकिन यही से दोस्तों एक दूसरी कहानी शुरू होती है, और वो है कहानी थी दोस्तों सोशल इंजीनियरिंग के धीरे धीरे बिखरने की। धीरे धीरे विपक्ष ने ये नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया कि भाई सत्ता का पूरा ढांचा एक जाति विशेष के इर्द गिर्द सिमटता जा रहा है। दोस्तों इंटरनेट पर आज भी अगर कोई योगी आदित्यनाथ ठाकुरवाद सर्च कर दे तो तमाम खबरें, बयान, बहसें दिखाई देंगी। दोस्तों आरोप लगे हैं कि बड़े पदों पर एक जाति विशेष का प्रभाव बढ़ रहा है। अब दोस्तों यहाँ बीजेपी की सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व वाला चेहरा लगातार बड़ा होता जा रहा था। बुलडोजर राजनीति, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, संभल, नमाज, रमजान, इन सब घटनाओं ने योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया। बीजेपी को दोस्तों इसका फायदा भी मिला और 2022 का चुनाव भी इसी मॉडल पर जीत लिया गया। लेकिन दोस्तों अंदर की रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट ये कहती है कि सीटें कम हो गई। 2017 में 312 सीटें और 2022 में बीजेपी 258 पर आ गई। यानी हिंदुत्व बचा लेकिन सोशल इंजीनियरिंग कमजोर पड़ने लगी। और फिर आया 2024 लोकसभा चुनाव, जिसने बीजेपी को अंदर तक झकझोर दिया। यूपी में बीजेपी 62 से सीधे 33 सीटों पर आ गई। यही वो झटका था जिसने पार्टी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर गलती हुई तो हुई कहाँ। अंदर खाने जो रिपोर्ट तैयार हुई उसमें सबसे बड़ा कारण बताया गया कि ओबीसी वोट बैंक आप अपने पास से जाना, खासकर कुर्मी, मौर्य, शाक्य, सैनिक, निषाद जैसे समुदायों में नाराजगी बढ़ती दिखी। कई जगह तो दोस्तों ऐसा हुआ कि बीजेपी के सामान्य वर्ग के उम्मीदवार हार गए और समाजवादी पार्टी के ओबीसी उम्मीदवार जीत गए, जिसमें बस्ती, प्रतापगढ़, लखीमपुर खीरी जैसी सीटों ने बीजेपी को साफ संकेत दे दिया कि अगर ओबीसी पूरी तरह खिसक गया तो यूपी हाथ से निकल सकता है। दोस्तों यहीं से बीजेपी ने नया फॉर्मूला निकाला और अपना काम शुरू कर दिया। पार्टी ने पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। लोग हैरान हुए दोस्तों, वजह ये थी कि वो भी पूर्वांचल और गोरखपुर बैंक से जुड़े माने जाते हैं। आमतौर पर बीजेपी क्षेत्रीय संतुलन बनाती है, लेकिन इस बार पार्टी को लगा कि भाई उसे एक मजबूत कुर्मी चेहरा चाहिए। और मैसेज देना ये भी जरूरी था दोस्तों कि संगठन में ओबीसी नेतृत्व को जगह मिल रही है। लेकिन सवाल ये उठा कि ये सिर्फ संगठन में चेहरा बदलने से क्या होगा? असली ताकत तो मुख्यमंत्री कार्यालय के पास है। जनता यही पूछ रही है कि अगर सत्ता का केंद्र वही रहेगा तो नीचे मैसेज कितना जाएगा? अब दोस्तों हाल ही में
आपने देखा होगा कि जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसमें बीजेपी ने अलग अलग पिछड़ी जातियों के नेताओं को मंत्री बनाया है, जिसमें आप ध्यान देना, जिसमें जाट, गुर्जर, विश्वकर्मा, पाल, वाल्मीकि, पासवान सबको जिम्मेदारी दी है। लेकिन जब विभाग बांटे गए तब सवाल उठने लगे कि भूपेंद्र सिंह चौधरी जैसे बड़े नेता को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय मिला, यानी चेहरे तो दिए गए लेकिन ताकत नहीं। और यही दोस्तों चर्चा नीचे समाज में फैलने लगी है कि सम्मान सिर्फ कुर्सी से नहीं, अधिकार से मिलता है। अब बीजेपी की दोस्तों सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखिए समझिए, 2027 में बीजेपी को डर है कि अगर 2024 जैसा ट्रेंड विधानसभा में भी दोहराया गया तो मुश्किल खड़ी हो सकती है, और इसलिए पार्टी के भीतर अब एक नई सोच चल रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या यूपी में अब ओबीसी चेहरा आगे करना होगा? क्या बीजेपी समझ चुकी है कि सिर्फ हिंदुत्व से काम नहीं चलेगा, अब सामाजिक बैलेंस जरूरी है? और सबसे दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि अगर बीजेपी हारती भी है तब भी सत्ता ओबीसी चेहरे के पास ही जाएगी, क्योंकि दूसरी तरफ अखिलेश यादव है, यानी पूरा राजनीतिक परिदृश्य ओबीसी केंद्रित होता जा रहा है। उनको पहले राजनीति मंदिर बनाम मंडल थी, अब राजनीति ओबीसी सेंटर ऑफ पावर की तरफ बढ़ रही है। यूपी में ओबीसी आबादी 50% से ज्यादा मानी जाती है। बिना इस वर्ग के कोई भी पार्टी लंबे समय तक सत्ता में टिक नहीं सकती। बीजेपी को अब ये एहसास हो चुका है कि अगर उतने समय रहते बड़ा कदम नहीं उठाया तो नुकसान और बड़ा हो सकता है। यही वजह है कि अंदर खाने अब सिर्फ एक चर्चा है, क्या 2027 से पहले बीजेपी बड़ा फैसला ले सकती है? अब दोस्तों सवाल ये भी है कि वो चेहरा कौन हो सकता है? क्या कोई कुर्मी नेता, क्या कोई मौर्य नेता, क्या कोई ऐसा नेता जिसे ओबीसी समाज व्यापक रूप से स्वीकार कर सके? अभी इस पर दोस्तों पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी अब सिर्फ प्रतीकात्मक राजनीति से आगे जाने पर विचार कर रही है, क्योंकि बीजेपी को यह भी समझ में आ रहा है कि सिर्फ हिंदुत्व के सहारे हर चुनाव नहीं जीता जा सकता। 2017 का हिंदुत्व प्लस ओबीसी मॉडल ही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत बना था, लेकिन अगर उसमें से ओबीसी निकल गया तो सिर्फ हिंदुत्व का गणित उतना मजबूत नहीं रहेगा। और यही वजह है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दोस्तों हो सकता है कि चुनाव से पहले कोई बड़ा प्रयोग हो सकता है कि चुनाव के बाद नया चेहरा सामने आए, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि यूपी की राजनीति अब ओबीसी नेतृत्व की ओर ज्यादा बढ़ रही है। और अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने की कहानी नहीं होगी, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति के पूरे पावर स्ट्रक्चर के बदलने की कहानी होगी। दोस्तों सत्ता के गलियारों में हलचल तेज है, अंदर खाने बैठकों का दौर जारी है, और हर बड़ा नेता इस वक्त सिर्फ एक चीज समझने की अपनी कोशिश कर रहा है कि यूपी का अगला राजनीतिक अध्याय आखिर लिखा कैसे जाएगा। दोस्तों लेकिन संदेश साफ है, हलचल असली है, और जो लोग राजनीति को करीब से समझते हैं, जो राजनीति के ज्यादा जानकार हैं, वो जानते हैं कि जब सत्ता के गलियारों में किसी बात की फुसफुसाहट शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कहानी बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। तो दोस्तों मैं था आपका अपना मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, आपको हमारी इनसाइड स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।